हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस का एपिसोड नंबर 33। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग और उसके साथियों ने अपनी सारी पावर का यूज करके समारा को मारने की कोशिश की, मगर वो बंदी तो मरने का नाम नहीं लेती। इनफैक्ट लियो जिंग ने तो अपने अजूर ड्रैगन के हाथों उसके दिल को भी कुचल दिया। लेकिन तभी वहाँ पर रेड स्मोक अपीयर हो गई, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे। उनका तो छोड़ो, लेकिन हम लोगों के सामने भी ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर समारा मरती क्यों नहीं है। अब आगे तो अब हमें डीमन रॉन क्लिफ दिखाई जाती है, जहाँ पर बेली हॉन्ग बेहोश पड़ा था। अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि गंदी चुड़ैल दूर हट जा मेरे से, लेकिन वहाँ पर तो समारा थी ही नहीं। अब बेली हॉन्ग देखता है कि वो तो वहाँ पर अकेला है। वो कह रहा था कि मेरे भाई लोग कहाँ पर गए। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल ने उन्हें निगल लिया हो। ना ऐसा नहीं हो सकता। वही दूसरी तरफ लियो जिंग और उसके साथियों पर अटैक हो गया। वो तीनों भी एक केज में ट्रैप हो गए थे। और गाइस, ये समारा नहीं बल्कि मियोलिंग थी। मेरे ख्याल से समारा का चैप्टर क्लोज हो चुका है। वो स्माइल करते हुए कह रही थी कि अरे यार, मुझे तो पार्टी में आने में लेट हो गया। काश मैं खुद ही उस समारा का गला घोट पाती, लेकिन तुम लोगों ने मेरा काम कर दिया। चलो कोई नहीं, तुमने उसे मारा था और मैं तुम्हें मारूंगी। इधर लियो जिंग उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर उसका पंच फेल हो गया। मियोलिंग कह रही थी कि चलो मैं तुम्हें मेरे केज के बारे में बता देती हूँ। स्पेशली तुम्हारे ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। अभी धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी लाइफ को खींच लेगा, इसीलिए तुम सभी लोग अपनी मौत की जर्नी को एंजॉय करो। हम देखते हैं कि मियोलिंग का केज इन तीनों की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे इन तीनों को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले लियो जिंग का पेन ज्यादा था, क्योंकि मियोलिंग ने खासकर उसे टारगेट बनाया था। अब मियोलिंग लियो जिंग के केज को उठाकर एक क्लिप पर पहुंच गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कह रही थी लियो जिंग, जब तक मैं तुमसे बात करूँ तब तक मेरा एसेंस बर्नर यहाँ की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि मुझे ज्यादा देर यहाँ पर रुकना न पड़े। और अब उस एसेंस बर्नर ने बड़ी ही तेजी से स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। मियोलिंग कह रही थी लियो जिंग, तुमने मेरा हाथ काटा था और मेरी जान की आंख फोड़ दी, इसीलिए मैं काफी लंबे अरसे से सोच रही थी कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे नुकसान की भरपाई हो। और अब वो अपने प्रेशर से लियो जिंग को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। साथ ही उसने अपना ग्यूकिन भी समन कर लिया था, जिसे वो बड़ी ही एलिगेंट तरीके से बजाने लगती है। इधर वो ग्यूकिन बजा रही थी और उधर लियो जिंग की बैंड बज रही थी। वहीं पर लियो जिंग अपनी डीमन नाइट को समन कर रहा था, लेकिन डीमन नाइट बाहर आने का नाम नहीं लेती। मियोलिंग कह रही थी लियो जिंग, तुम्हारी ये चालाकी किसी काम की नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी सोल स्पिरिट को यहाँ बुलाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी सोल पावर को ही सप्रेस कर दिया, ताकि तुम्हारी आवाज तुम्हारी सोल स्पिरिट डीमन नाइट तक ना पहुँच पाए। लियो जिंग, तुम्हें चुना गया था, तो बताओ अब तुम क्या करोगे। इधर लियो जिंग सोचता है कि यहाँ आने से पहले जोंगरुई ने हमारे अंदर टैलिस्मान डाले थे। मेरे ख्याल से वो टैलिस्मान मेरी ट्रू एसेंस को रिकवर करने में मदद करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। तब तक मुझे मियोलिंग को बातों में उलझाकर थोड़ा सा समय मिल सकता है। बस एक बार में रिकवर हो जाओ, फिर तो मैं इसकी वाट लगा दूंगा। इसलिए लियो जिंग उससे बात करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, बताओ मियोलिंग, तुमने मुझे चुना हुआ क्यों बोला? आखिर मुझे किस काम के लिए चुना गया था? ये सवाल सुनकर मियोलिंग थोड़ी सी शॉक हो गई, जिसके बाद वो अपनी मून ब्लेड को समन करते हुए कह रही थी कि अगर तुम्हें जवाब जानना है तो बदले में मुझे भी कुछ देना होगा। और फिर वो अपनी मून ब्लेड उस केज के आसपास जोर से घुमाने लगती है। वो कह रही थी कि मैं कंफ्यूज हूँ कि आखिर तुमसे ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे मेरे जख्मों पर मरहम लग जाए। अरे हाँ, याद आ गया। और फिर वो एक ही स्लैश में लियो जिंग का हाथ काट देती है। इससे तो लियो जिंग दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। उन्हें लियो जिंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उन दोनों ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। अब वो दोनों मिलकर उस केज पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस केज ने ही उन पर काउंटर अटैक कर दिया, जिससे वो दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। उनमें तो अब खुद को संभालने की भी पावर नहीं थी। और तभी बेली हॉन्ग वहाँ पर पहुँच गया। वो उस केज को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। बेली हॉन्ग कह रहा था कि केज तो तुम्हारे ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे कुछ भी करके इसे ब्रेक करना ही होगा। जिस पर सीनियर शेनफेंग कहते कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना मियोलिंग को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। तभी टियानियो पे कहता है कि तुम जाकर लियो जिंग को बचा लो। मियोलिंग उसे उस क्लिप पर लेके गई है। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा, वरना वो उसे खत्म कर देगी। इधर लियो जिंग दर्द से तड़प रहा था। मियोलिंग कहती, क्यों दर्द हो रहा है ना? मुझे भी बहुत हुआ था जब तुमने मेरा हाथ काटा, लेकिन ये दर्द तो एक शुरुआत है, अब पता नहीं तुम्हारा क्या क्या कटने वाला है। मगर लियो जिंग तो उसे वही सवाल पूछता है कि बताओ ये चूजन वन क्या होता है? तुमने मुझे चुना हुआ क्यों बोला? इधर मियोलिंग का एसेंस बर्नर अभी भी स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहती, जब तक ये काम कर रहा है तब तक मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो चलो
चलो मैं तुम्हें बताई देती हूँ कि चुने हुए का मतलब क्या होता है। इस दुनिया में जिसे भी हेवन का सहारा है उसे चूजन वन बोला जाता है। मेरे लॉर्ड ज़ीफांग लाइफ एंड डेथ रेल्म की ट्रिबुलेशन को फेस कर रहे थे और उसी की एक स्टेज है नाइटमेयर कैलामिटी, और इसी स्टेज पर उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता चला, जिसके बाद हमें कुछ सालों पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर डीमन लॉर्ड ज़ीफांग अपनी नाइटमेयर कैलामिटी का वेट कर रहा था। वो कह रहा था कि इस कैलामिटी में मुझे अपने नाइटमेयर्स दिखाए जाएंगे, अगर मैंने उसे अच्छे से हैंडल कर लिया तो मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जिस पर म्योलिंग कह रही थी कि मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, लेकिन ज़ीफांग इसके लिए मना कर देता है। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारे अंदर विल पावर कम रही तो तुम्हें वहाँ पर टॉर्चर होगा, वहाँ तुम्हारी सोल के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जिस पर म्योलिंग कह रही थी कि आपके साथ रहना ही मेरे लिए खुशकिस्मती है, चाहे फिर उसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। उसका प्यार देखकर ज़ीफांग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहते ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगी, हम दोनों मिलकर इस कैटास्ट्रोफी को फेस करेंगे। जिसके बाद वो म्योलिंग को लेकर सीधा नाइटमेयर कैलामिटी में जंप लगा देता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी डायस बनी हुई थी, साथ ही वहाँ पर कई सारे क्लोन्स भी तैनात थे। अब ज़ीफांग को वहाँ देखते ही उन क्लोन्स ने अपनी तलवारें उठाकर उसकी तरफ दौड़ लगा दी, तो ज़ीफांग भी अपनी सोर्ड को समन करते हुए उन पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर देता है। वो देखता है कि वो क्लोन तो खुद उसी के थे, यानी कि उसे अब खुद के साथ ही बैटल करनी थी, इसलिए ज़ीफांग उस बंदे को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तब तक ज़ीफांग के क्लोन्स ने म्योलिंग को घायल कर दिया। वो तड़पते हुए कह रही थी कि मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए, जिसके बाद उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। ये देखकर ज़ीफांग काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो सीधा हवा में जंप लगा देता है और फिर उसने एक ही झटके में उन दोनों क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वो देखता है कि वहाँ पर 2 लोग आ चुके हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। ज़ीफांग उनसे पूछ रहा था कि आखिर तुम दोनों हो कौन, तो बताते हैं कि हम तुम्हारी किस्मत है। ज़ीफांग पूछ रहा था कि बताओ मेरी म्योलिंग कहाँ पर है, ये ट्रिबुलेशन उसके लिए था ही नहीं तो वो मर नहीं सकती। तो लोग कहते कि हमने म्योलिंग को आइसोलेट कर दिया है ताकि वो तुम्हारी कैटास्ट्रोफी में इंटरफेयर ना कर पाए। अगर तुम कैटास्ट्रोफी खत्म होने तक हमारे सामने खड़े रहे तो तुम्हारी म्योलिंग सेफ रहेगी। ये सुनकर ज़ीफांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत ही अपने खतरनाक ड्रैगन्स को समन करते हुए उन लोगों पर हमला कर दिया, तो दोनों भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उन ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पावर से एक फॉर्मेशन भी बना लिया था जिसकी मदद से वो ज़ीफांग को सप्रेस करते हुए घायल कर देते हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारी सोल की ताकत और विल पावर ही तुम्हारी फ्यूचर को डिसाइड करेगी, अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग रही तो तुम रिवाइव हो जाओगे। और ज़ीफांग की सोल पावर इतनी खतरनाक थी कि वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है। ज़ीफांग की किस्मत उसे बता रही थी कि अगर तुम 1000 बार मरते हो तो तुम्हारी सोल घायल होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर ज़ीफांग तुरंत ही उन पर हमला करने निकल पड़ा, लेकिन तब तक हजारों क्लोन्स उसका मुकाबला करने पहुंच चुके थे। अब वो सभी मिलकर ज़ीफांग पर हल्ला बोल देते हैं, इसलिए ज़ीफांग ने अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो क्रिएट किया, जिसकी चपेट में आकर वो क्लोन्स तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो रहे थे। उसकी डेस्टिनी उसे बता रही थी कि जितने स्ट्रॉन्ग तुम हो तुम्हारे क्लोन भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए तुम्हें उनसे बच के रहना होगा। और तभी क्लोन ने पीछे से आकर ज़ीफांग को खत्म कर दिया, लेकिन वो एक बार फिर से रिवाइव हो जाता है। वहाँ पर भी ऑलरेडी 2 क्लोन्स मौजूद थे जिन्होंने ज़ीफांग के रिवाइव होते ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। तब तक म्योलिंग भी वहाँ पर पहुँच गई। वो देखती कि एक ड्रैगन बड़ी तेजी से ज़ीफांग की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो ज़ीफांग को बचाने के लिए भागने लगती है, मगर अफसोस वो ज़ीफांग को टच नहीं कर पा रही थी और फिर उस ड्रैगन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ज़ीफांग लगभग 900 बार तो मर चुका था। ये एक ऐसी कैलामिटी थी जिसने ज़ीफांग को बुरी तरह से टॉर्चर किया। वो हर बार मौत के दर्द को फेस कर रहा था, मगर फिर भी ज़ीफांग ने हार नहीं मानी क्योंकि वो म्योलिंग को बचाना चाहता था। म्योलिंग भी ये सब याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। लियोजिंग देखता है कि इसकी नौटंकी तो चल रही है, लेकिन तब तक बेलीहोंग वहाँ पर आ गया था। बेलीहोंग लियोजिंग को चुप रहने का इशारा कर रहा था, तो लियोजिंग तुरंत ही म्योलिंग से बात करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुमने मेरा हाथ काट दिया और बदले में तुम मुझे बकवास बता रही हो। मुझे जरा काम की बातें बताओ कि मैं चूजन वन कैसे हुआ। साथियों कहता है कि म्योलिंग तुम्हें क्या लगता है कि ज़ीफांग ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी? ना, ये तो उसने खुद के लिए किया, खुद के एम्बिशन को पूरा करने के लिए किया। इसीलिए तुम ये सोचकर खुश मत होना कि वो तुमसे प्यार करता है। उसके जैसा मतलबी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा था। अब ये सुनकर म्योलिंग को आ जाता है गुस्सा। वो कह रही थी कि तुम्हारे जैसा छुचुंदर हमारे रिश्ते को कभी समझ नहीं पाएगा। जिसके बाद वो अपने केज को डिस्ट्रॉय करके लियोजिंग को बाहर पटक देती है, और यही तो लियोजिंग चाहता था कि समहाउ वो अपने ही केज को ब्रेक करे। वो लियोजिंग को अपनी पाव से मसलते हुए कह रही थी कि तुम हमारे खूबसूरत रिश्ते को कभी समझ नहीं सकते। उसकी टॉर्चर से लियोजिंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो कहती कि क्यों दर्द हो
रहा है ना, मुझे पता है तुम काफी ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन तुम्हारी ये पेन मेरे लॉर्ड ने जो सहन किया था उसके सामने कुछ भी नहीं। उन्हें हर बार उनके क्लोन ने ही बुरी तरह से घायल किया, मगर फिर भी वो डटे रहे। इस तरह से वो 999 बार मर चुके थे। लिu जिंग, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि उस दिन मेरे दिल पर क्या बीती। अब ज़ीफांग अपनी किस्मत की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मैंने डीमन लॉर्ड बनने के लिए खून की नदियां बहा दी, न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ की सारी तलवारें भी अपने आप मुँह हो रही थी। इधर ज़ीफांग बता रहा था कि मैं हर दिन हर पल स्ट्रॉन्ग होता गया, इसलिए तुम्हारे 2 कौड़ी के क्लोन्स मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तब तक वहाँ पर और क्लोन्स आ चुके थे, तो ज़ीफांग उन्हीं तलवारों को इशारा कर देता है, तो वो सोर्स अपने आप जाकर ही उन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब ज़ीफांग उनसे कहता है कि जल्दी से मुझे मेरी किस्मत दिखाओ कि आखिर मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तो वो दोनों तुरंत ही बड़ी ही तेज एनर्जी के साथ आसमान में चले गए। अब वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट हो गया था और फिर उसी टोर्नेडो से 2 पावरफुल ब्लेड नीचे आ गई। साथ ही वहाँ पर 2 यमा फॉर्म भी क्रिएट हो गए थे। वो अपनी ब्लेड्स को उठाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम चुने हुए बंदे के हाथों से मारे जाओगे। हेवन ने खुद उसे तुम्हारे लिए चुना है, यही तुम्हारी किस्मत है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। मगर तब तक ज़ीफांग ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो इवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। साथ ही उसने हुआंगचोन रिवर की पावर को भी एक्टिवेट किया। ये अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक पावर्स में से एक है और अब उसी पावर से उन यमा फॉर्म्स पर अटैक कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने मौत को अपने पीछे छोड़ दिया है, साथ ही मैं अंडरवर्ल्ड से भी बियॉन्ड जा चुका हूँ, इसलिए कोई मुझे मार नहीं सकता, ना ही तुम और ना ही किस्मत। जिस पर वो यमा फॉर्म कह रही थी कि भले ही तुमने अंडरवर्ल्ड की लाइफ एंड डेथ विंड को अपने कंट्रोल में लिया होगा, लेकिन फिर भी तुम तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी नियति के खिलाफ नहीं जा सकते। और अब उन्होंने ज़ीफांग पर अटैक कर दिया था, मगर तब तक अंडरवर्ल्ड की विंड उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। उन फॉर्म्स के चेहरे में ज़ीफांग को लिu जिंग का चेहरा नजर आ रहा था। वो डिस्ट्रॉय होने से पहले उसे बताता है कि तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हमें दोबारा से प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर म्योलिंग ने एसेंस बर्नर में ऑलमोस्ट सभी स्पिरिट को इकट्ठा कर लिया, जिससे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। अब उसे देखते ही म्योलिंग तुरंत ही अपनी लात से लिu जिंग को दूर ढकेल देती है। साथ ही उसने एसेंस बर्नर को भी कलेक्ट कर लिया। वो लिu जिंग को बता रही थी कि ज़ीफांग की किस्मत को बदला जा सकता है, उसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिस पर लिu जिंग कह रहा था कि हाँ, मैं भी उस सोल्यूशन के बारे में जानता हूँ। अब लिu जिंग जैसे तैसे उठ गया था। उसका ट्रू एसेंस भी काफी हद तक रिकवर हो चुका है, मगर म्योलिंग को मारने के लिए इतना काफी नहीं था। उसे अभी भी बेली होंग की मदद पर ही डिपेंड रहना होगा। अब वो म्योलिंग से कहता है कि मुझे पता है ज़ीफांग अपनी किस्मत को कैसे बदलेगा। सबसे पहला तो डिवाइन सी रेल्म पर ब्रेक थ्रू करेगा, उसके बाद डिवाइन एक्सट्रीम और आखिर में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इन सभी स्टेजेस को क्रॉस करके वो बनेगा एक डिवाइन सेलेस्टियल। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक मॉर्टल नहीं रहेगा और फिर तो हेवंस का चुना हुआ बंदा भी उसे मार नहीं सकता। ये सुनकर म्योलिंग हंसने लगती है। वो कह रही थी, ओ लिu जिंग, तुम कितने होशियार हो, तुमने तो सब कुछ समझ लिया। अब तुम्हारी इस होशियारी के लिए तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता ही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं। और अब वो लिu जिंग पर हमला करना शुरू कर देती है, मगर लिu जिंग ने उसे काउंटर कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। तब तक बेली होंग भी वहाँ पर कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो म्योलिंग पर अटैक कर पाए, म्योलिंग ने खुद ही अपनी मून प्लेट से उस पर हमला कर उसे नीचे पटक दिया था। तब तक लिu जिंग भी उस पर अटैक करने चला जाता है, मगर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिu जिंग का मुंह पकड़ लेती है। वो गुस्से में कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा, मैं तुम्हारे दोस्त के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है तुम जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे। और फिर वो बड़ी ही जोर से लिu जिंग का सिर जमीन पर पटक देती है। अब वो उसकी आंख निकालने के लिए बेसब्र हो रही थी। वो कहती, लिu जिंग, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे इस अटैक में जिंदा कैसे बचोगे। और अब उस पर पावरफुल अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था और थोड़ी देर में लिu जिंग की बॉडी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। म्योलिंग को खुशी थी कि उसने लिu जिंग को निपटा दिया, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि वो तो लिu जिंग का क्लोन है। और फिर उसके सामने बेली होंग और लिu जिंग के रियल फॉर्म आ गए। बेली होंग कह रहा था, क्यों चुड़ैल, देख हमने तेको उल्लू बनाया, मुझे तो इसमें काफी ज्यादा मजा आया था। म्योलिंग कह रही थी, बच्चे तुम तो हद से ज्यादा बदतमीज हो, रुको सबसे पहला मैं तुम्हें ही खत्म कर देती हूँ। जिसके बाद वो अपनी मून ब्लेड से बेली होंग पर अटैक कर देती है, मगर इससे पहले कि वो ब्लेड बेली होंग को छू पाए, वहाँ एक स्पीयर पहुँच गया था। वो मून ब्लेड भी उसी स्पीयर में फंस गई
थी। मियोलिंग तो उस स्पीयर को देखते ही पहचान गई कि ये तो निंग्यूडी का वेपन है। और तभी वहाँ पर ढेर सारे फॉर्मेशन क्रिएट होकर बहुत बड़े बड़े आइस ड्रैगन ने मियोलिंग पर अटैक कर दिया, जिससे मियोलिंग बड़ी ही तेजी से खुद को बचा रही थी। वो सोचती कि मुझे कुछ भी करके अपने पर्पल इन बॉडी को अवेकन करना ही होगा, तभी जाके मैं निंग्यूडी का सामना कर पाऊंगी। तो जल्दी से अपनी मून ब्लेड को समन करती हुई तुरंत ही उस पोर्टल से भाग जाती है। और अब वहाँ पर निंग्यूडी पहुँच गई। उसने आते ही टियान याओपी और सीनियर शेनफेंग को आजाद कर दिया, साथ ही उनमें अपनी पावर्स भी डाल देती है, जिससे वो जल्दी से रिकवर हो जाए। तब तक लियोजिंग और बेली हॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच गए। निंग्यूडी देखती कि मियोलिंग ने लियोजिंग का हाथ काट दिया है। बेली हॉन्ग बता रहा था कि अरे हाथ का छोड़ो, वो तो इसे अंधा भी करना चाहती थी। अच्छा वो आप टाइम पे आ गई, वरना आज इसके पास आंखें नहीं होती। तभी लियोजिंग निंग्यूडी को परेशान देखकर कहता है कि घबराओ मत, मैंने 9 हेडेड ड्रैगन ब्लड स्टोन को कंज्यूम किया था, इसलिए मैं दोबारा से अपने हाथ को जनरेट कर लूंगा। साथ ही लियोजिंग अपनी पावर से निंग्यूडी पर लगा हुआ कर्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कर्स स्पिरिट को खत्म करने की वजह से उस पर लगा हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें जल्दी से मियोलिंग को रोकना होगा। अगर उसने पर्पल इन बॉडी को अवेकन किया तो फिर जीफांग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निंग्यूडी भी तुरंत ही मियोलिंग के पीछे चली जाती है। इधर इमॉर्टल टूम का लॉर्ड भी अब ऑलमोस्ट अवेकन हो चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।